नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। शुरुआत करता हूं 2014 के नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट से, जिसमें वो सोनिया गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि इटली के मरीन्स ने हमारे 2 मछुआरों को मार दिया, आप क्या कर रही हैं। और उसके बाद दिखाता हूं आपको आज के नरेंद्र मोदी, जो अपने पूरे ट्विटर पर सिर्फ और सिर्फ विदेशी नेताओं की जो बधाई आई है उसका जवाब दे रहे हैं, जो पूरी तरह से चुप है, जिनके होंठ बिल्कुल सिले हुए हैं इस घटना के बाद कि हमारे 3 जहाजों को एक के बाद एक अमेरिका ने निशाना बनाया और हमारे 3 लोग इस निशाने में मारे गए। एक जहाज होती समझ में आता है, एक जहाज, दूसरी जहाज, तीसरी जहाज, एक के बाद एक 3 जहाजों को 36 घंटे के अंदर अमेरिका ने निशाना बनाया है और नरेंद्र मोदी चुप हैं। 2014 में इटली की घटना पर उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। 2014 में वो भारत सरकार से सवाल पूछ रहे थे। 2014 में वो कह रहे थे कि इटली के जिन मरीन्स ने हमारे मछुआरों को निशाना बनाया है उनको सजा मिलनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। लेकिन आज अमेरिका का नाम लेने से भी वो डर रहे हैं। उनके मुंह से पहले चाइना का नाम नहीं निकलता था, फिर पाकिस्तान का नाम निकलना बंद हुआ, अब अमेरिका का नाम निकलना भी बंद हो चुका है। कहां गए वो लोग जो कहते थे 1 के बदले 10? क्या यह थ्योरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी? क्या अमेरिका के हमले में जो हमारे नागरिक मारे गए हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या अमेरिका ने हमारे जिन जहाजों को निशाना बनाया है उन जहाजों को लेकर नरेंद्र मोदी की और उनके विदेश मंत्रालय की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है। अगर होती तो नरेंद्र मोदी 2014 की तरह आज भी उबल रहे होते। अगर होती तो आज भी वो ट्वीट कर रहे होते और माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे होते कि तुमने हिंदुस्तानी जहाजों के ऊपर, ऐसी जहाजों के ऊपर जिनमें हिंदुस्तानी सेलर्स थे, कैसे हमला किया और क्यों हमला किया। लेकिन अमेरिका का जहां मामला आता है, अमेरिका का जहां नाम आता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के होंठ सिल जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। मैं इटली का मामला भी बताऊंगा, बाकी मामले भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इस घटना पर क्या हो रहा है उसको आप समझ लीजिए। यह घटना हुई, बड़ी घटना हुई। 3 एक के बाद एक हमारे जहाजों पर हमला हुआ और उसके बाद ईरान ने इस बात की मजम्मत की कि हिंदुस्तान के 3 सेलर्स को मार दिया अमेरिका ने। लेकिन भारत सरकार के किसी मंत्री ने या भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने अभी तक इसकी मजम्मत नहीं की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मजम्मत की तो बोला, अरे 2 जो हैं वो सैंक्शन थे। तो सैंक्शन क्या यूनाइटेड नेशन ने लगाया था? कौन है अमेरिका सैंक्शन लगाने वाला? इस सवाल का जवाब दीजिए। कौन है अमेरिका जो यह तय करेगा कि हमारा कौन सा जहाज आएगा और कौन सा जहाज नहीं आएगा? क्यों भारत सरकार अमेरिका के सैंक्शंस के सामने सर झुका रही है? हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं और रशिया में भारत के एम्बेसडर रहे हैं कमल सिब्बल। कमल सिब्बल साहब ने लिखा है कि हम प्रतिबंध या नॉन कंप्लायंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अमेरिकी कार्रवाई को इनडायरेक्टली सही क्यों ठहरा रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा है और यह भी कहा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से इल्लीगल है। भले ही जहाज पर इंडियन झंडा ना लगा हो, लेकिन भारत के नाविक उसके अंदर थे और सेंटकॉम ने, यहां तक यानी अमेरिकी जो सेना है, सेंट्रल कमांड जो है, उसने अभी तक इस पर सॉरी भी नहीं बोला है, खेद भी नहीं व्यक्त किया है। असल में सेंटकॉम तो इसको सेलिब्रेट कर रहा है। सेंटकॉम तो बाकायदा यह खबर दे रहा है कि हां, हमने हमला किया। अगर आज नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर रीढ़ होती तो सेंटकॉम और डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में उंगली डालकर पूछा जाता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिंदुस्तानी नागरिकों के ऊपर हमला करने की। लेकिन चक्कर यही है कि इस देश में और इस राज में, ये जो मोदी राज है, इसमें बाकी सब भले महंगा हुआ हो, लेकिन हिंदुस्तानी की जान बेहद बेहद सस्ती हो गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी हिंदुस्तानी के साथ अमेरिका क्या करता है। अमेरिका का खौफ इस कदर हावी है हमारी नरेंद्र मोदी सरकार पर। ये लोग मनमोहन सिंह सरकार को कमजोर कहा करते थे कि मनमोहन सिंह की सरकार बड़ी कमजोर है। आपको एक किस्सा याद दिलाता हूं। भारत की एक डिप्लोमेट थी देवयानी, और देवयानी के साथ अमेरिका में दुर्व्यवहार हुआ था और उसके बाद जो काम किया था भाई साहब मनमोहन सिंह ने, वो नरेंद्र मोदी सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। अमेरिकन एम्बेसी के सामने रास्ता रोक दिया था। अमेरिका से एक प्रतिनिधिमंडल आया था, सिर्फ और सिर्फ सलमान खुर्शीद जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे वो मिले थे और मिलकर उन्होंने जमकर शिकायत की थी। उसके अलावा उस प्रतिनिधिमंडल से कोई मिलने नहीं गया था, न तो पक्ष का न तो विपक्ष का।
हालात यहां तक पहुंचे थे कि अमेरिका को फाइनली झुकना पड़ा था देवयानी के मामले पर, और देवयानी सकुशल भारत लौटी थी। यह थी मनमोहन सिंह सरकार की ताकत। मैं 1971 और इंदिरा गांधी की याद नहीं दिला रहा हूं, इनके ठीक पहले जो मनमोहन सिंह जी थे, जिनको ये मौन मोहन सिंह जी कहा करते थे, उनकी सरकार में अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ी थी। अमेरिका को बाकायदा देवयानी जी को वापस भेजना पड़ा था। यहां अमेरिकन जो एम्बेसी है उसके सामने नाकाबंदी कर दी गई थी। ये हिम्मत होती है, और यह हिम्मत तब आती है जब आपको अपने मुल्क से मोहब्बत होती है और जब आप फालतू की चीजों में फंसते नहीं है। एक और आपको घटना बताता हूं, वही इटली की घटना, जिस इटली की घटना पर 2014 में तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कमेंट कर रहे थे। घटना बेसिकली 2012 की है, जब केरला के तट पर आयल टैंकर गुजर रहा था। उसमें 2 इटालियन मरीन थे। उनको यह लगा कि समुद्री लुटेरे हैं, और समुद्री लुटेरा समझकर, पायरेट्स जिनको कहते हैं, पायरेट्स हैं वो समझकर 2 लोगों को, 2 हिंदुस्तानी मछुआरों को गोली मार दी, गैलास्टिन और अजेश बिंकी। इसके बाद भारत और इटली के बीच में एक बड़ा बवाल शुरू हो गया। भारत ने इस पर जबरदस्त तरीके से आपत्ति ली और लगातार इस मामले पर इटली पर दबाव बनाया। 2014 में यह हुआ, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मरीज जो थे, पहली बात तो ये, दोनों को गिरफ्तार करके रखा गया था जिन्होंने गोली मारी थी। और उनमें से एक, 2014 में क्या हुआ कि उनमें से एक था मैसिमिलियानो लार्टोरे। मैसिमिलियानो लार्टोरे को हार्ट स्ट्रोक आया, दिल का दौरा पड़ा। और जब दिल का दौरा पड़ा तो उसने इजाजत मांगी कि मुझे इटली लौटने दिया जाए ताकि मैं इलाज करा सकूं। इसलिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनमें से एक को भेजा गया। लेकिन उसके बावजूद, जिसको राजनीतिक गतिरोध कहते हैं, आपस का तनाव कहते हैं, वो लगातार बना रहा और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। और साथ में कहा गया कि जरूरत पड़ेगी तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएंगे। 2021 में, यानी नरेंद्र मोदी के टाइम में ही, ये मनमोहन सिंह के टाइम में नहीं हुआ था, 2021 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यह फैसला सुनाया कि जो मरीन्स हैं उन पर इंडियन कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन साथ में यह भी कहा कि इटली को मुआवजा देना पड़ेगा। जो पीड़ित हैं, जिनको मारा है इटली के मरीन्स ने, उनको जबरदस्त मुआवजा देना पड़ेगा। 10-10 करोड़ रुपए का मुआवजा उनको दिलवाया गया। डॉलर में अगर बात करेंगे तो 1.2 मिलियन का मुआवजा दिलवाया गया। आप समझ लीजिए भारत सरकार ने कितनी मजबूती से रिप्रेजेंट किया था 2012 में, जिसकी वजह से उनको 10-10 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। मैं सवाल यह पूछ रहा हूं कि क्या जो 3 हमारे लोग मारे गए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार उनको 10-10 करोड़ का मुआवजा अमेरिकी सरकार से दिलवा सकती है? अपने पॉकेट से क्या देगी मैं नहीं जानता, लेकिन क्या अमेरिकी सरकार से 10-10 करोड़ का मुआवजा दिलवाने की हैसियत है? दिलवा पाओगे आप? इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में जाओगे? अगर जाओगे तब तो कोई बात है, वरना 2-4 लोग, अनुराग ठाकुर वगैरह, जो जबानी जमा खर्च कर रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होना है। सारी दुनिया इस बात को देख रही है कि अमेरिका ने हमारी मरीन्स के ऊपर हमला किया और आप खामोश बैठे हुए हैं। स्टैनली जॉनी हैं, जो हिंदू के इंटरनेशनल संपादक हैं, उन्होंने कहा है कि कतर पर इजरायली बमबारी, यूक्रेन में रशियन बमबारी, खाड़ी देशों पर ईरानी हमलों की निंदा करते समय भारत नाम लेने से बचता है। तो चलो मैं मान लेता हूं कि यह टैक्टिकल बैलेंस है, लेकिन मेरे यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत अमेरिका का नाम क्यों नहीं लेता है जब आपके अपने सैनिक मारे जा रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मा चिलानी ने लिखा है कि अगर किसी हवाई हमले में 3 अमेरिकन नागरिक मारे गए होते तो अमेरिका में बवाल मच गया होता, लेकिन अमेरिकन हवाई हमले में भारत के 3 नागरिक मारे गए हैं और इंटरनेशनली कोई ध्यान नहीं गया है, इंटरनेशनली कहीं इस पर बात नहीं हो रही है। तो यह विश्व गुरु होने का जो दावा होता है, जो भक्त गाना गा रहे होते हैं कि दबदबा बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। अभी जब नेहरू वाले रिकॉर्ड की बात हुई तो सब लोग आके कह रहे थे दुनिया में हमारी बड़ी इज्जत हो गई है, इतनी इज्जत हो गई है दुनिया में हमारी कि हमारे 3 नागरिक मारे जाते हैं और दुनिया में कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। इतनी इज्जत हो गई है दुनिया में हमारी कि अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो रशियन या चाइनीज जहाजों पर गोली भी छोड़ सके, और हमारे जहाजों पर गोला मार रहा है। वो उसकी हिम्मत है किसी चाइनीज जहाज को नुकसान पहुंचाने की? पहुंचा के देख ले, चाइना जीना हराम कर देगा उसका। लेकिन यहां वो जानता है कि कितने भी हिंदुस्तानी नागरिकों को हम मार दें, कितने भी हिंदुस्तानी जहाजों के ऊपर हम हमला कर दें, नरेंद्र मोदी चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, थैंक यू ट्रंप साहब करते रहेंगे, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करते रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे।
अगर आज मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा इसी बात पर आ रहा है कि एक हिंदुस्तानी नागरिक के जान की कीमत कितनी कम हो गई है, और यह इसलिए कम हुई है क्योंकि भक्तों ने नरेंद्र मोदी को भगवान बना दिया है। मैं आपको बताऊं कि इस घटना में एक लड़का मारा गया है जिसका नाम है आदित्य शर्मा। जो 3 लोग मारे गए हैं उसमें एक लड़का है आदित्य शर्मा। अमेरिकी हमले में उसकी मौत हुई है। इसके पिताजी का नाम है राजेश शर्मा। अब आप कहेंगे मैं इनके पिताजी की कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि अचानक जब कल इनका एएनआई पर बयान आया और बाकी सब आया तो इनके ट्वीट्स वायरल होने लगे। तब मैं इनकी वॉल पर गया और इनके ट्वीट मैंने देखे। तो राजेश शर्मा जी अमेरिका और इजराइल से यह डिमांड कर रहे थे कि गजा का वजूद खत्म कर दिया जाए, गजा में पूरी तरह से, और इन्होंने बाकायदा कहा एथनिक क्लीनिंग की जाए, यानी सारे अरब मुसलमानों को मार डाला जाए। ये डिमांड कर रहे थे राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा जी का दिमागी तवाजुन कैसा है, किस लेवल तक भक्ति में डूबकर इंसानियत भूल चुके हैं, कहां तक गिर चुके हैं, ये अगर आप देखना चाहिए तो इनका एक और ट्वीट है जिसमें कहते हैं ईद पे मैं मुस्लिम औरतों को बधाई तो दूंगा, लेकिन पहले वो अपना हिजाब, अपना नकाब उतारें और उसके बाद चांद के डूबने तक पार्टी चलती रहेगी। ये ईद पर महिलाओं के साथ नाचकर पार्टी करना चाह रहे हैं। मुसलमानों के लिए ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं, मुसलमानों के वोट करने के राइट छीन लो। इजराइल का बस वही, ये उसी बिरादरी से हैं जो स्टैंड विद इजराइल करती रहती है। इजराइल इज स्ट्रांग, किल गजन्स, जिस तरह की घटिया बात ये लिख सकते थे वो सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए तालियां बजा रहे थे हिंदुस्तानी होकर, और आज इनका अपना बच्चा मारा गया है अमेरिकी हमले का शिकार होके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। हमारे जो वालिद थे, हमारे पापा जी थे, वो कहा करते थे कि किसी की भी मौत का जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मौत एक ऐसी शय है जो कभी भी किसी के घर में घुस सकती है। मौत एक ऐसी चीज है जिससे कोई आज तक बचा नहीं। बड़ा से बड़ा शहंशाह, बड़ा से बड़ा योगी, फकीर, कोई बचा नहीं। कितनी भी बड़ी आपकी जिंदगी हो या छोटी जिंदगी हो, आखिर में मौत को आना ही है। तो कम से कम मौत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में भक्तों की हालत देखिए। मुसलमानों के नफरत में पागल होकर गजा में जब औरतें, बच्चे और आम शहरी मारे जा रहे थे तो ये जश्न मना रहे थे। जब ईरान पर अमेरिका बम गिराता है, मीनाब में इतनी बच्चियां मर जाती हैं, तो भी ये जश्न मनाते हैं। कहीं अरब वर्ल्ड में कोई मुसलमान मरता है, इनको बड़ा मजा आता है, ये बड़े खुश होते हैं। हिंदुस्तान में लिंचिंग होती है, बुलडोजर चलता है, किसी का घर टूट जाता है, ये बेहद खुश होते हैं। इनकी सारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सैडिज्म रह गया है, दूसरों के दुख से खुश होना रह गया है। और ऐसे ही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को मजबूत करते हैं, क्योंकि उनको अपनी खुशी से कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल महंगा हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, अपने घर में कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें दूसरों के दुख से मतलब है। सोचिए कितने बदनसीब होते हैं वो इंसान जो अपनी खुशी में खुश नहीं हो सकते हैं, जो दूसरों के दर्द से खुश होते हैं, जिनको खुशी तब मिलती है जब गजा में मासूम बच्चे मारे जाते हैं और उस पर तालियां बजाते हैं, उस पर चीखते चिल्लाते हैं। आज सोचिए इनके सामने क्या आया। इनका इकलौता बेटा, जाहिर तौर पर होनहार बेटा होगा, मर्चेंट नेवी में गया होगा, घर में खुशियां मन रही होंगी। सबके घर में खुशियां मनती हैं जब बेटा या बेटी सक्सेसफुल होते हैं, अच्छी जॉब में जाते हैं, अच्छी जिंदगी जीते हैं। हर माँ बाप का यही ख्वाब होता है। एक बाप हूं और मेरा भी यही ख्वाब है कि मेरी बिटिया शानदार जिंदगी जिए। लेकिन आप देखिए वो बेटा, वो ख्वाब कहां टूटा? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। और किसने तोड़ा? अमेरिका के हमले में। जिस अमेरिका इजराइल के गुण गा रहे थे, उन्होंने इनके ही बेटे को मार दिया। दुख है हमें, बेहद दुख है हमें। मुझे उतना ही बुरा लगा सुनकर जितना गजा के बच्चों का मारा जाना बुरा लगता था, गजा के लोगों का मारा जाना बुरा लगता था। किसी के घर का इकलौता चिराग बुझ जाए तो मैं समझ सकता हूं कि यह दर्द कितना बड़ा होगा। उनके परिवार के ऊपर जो कहर गिरा होगा वो मैं समझ सकता हूं, और मेरी सारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको यह दुख सहने की ताकत मिले, जो दुख भगवान न करे कभी किसी को हो।
लेकिन ये सब कहते हुए ख्याल यही आता है कि दूसरों की मौत पर ये जश्न मना रहे थे। और उसके बाद दिमाग में एक सवाल उठता है कि ऐसे जो जॉम्बीज हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, उन्हीं जॉम्बीज ने एक ऐसी सरकार को मजबूत बनाया है जो हिंदुस्तान की गैरत और इज्जत दुनिया में संभाल कर नहीं रख सकती। वही लोग हैं जिनके दम पर हमारी सरकार जो चाहती है वो करती है। पेट्रोल का दाम बढ़ा देती है, गैस का दाम बढ़ा देती है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जाती है और उसके बाद फर्जी आंकड़ा आ जाता है और कहा जाता है देखो देखो विकास हो रहा है। इन्हें विकास नहीं चाहिए, इन्हें देश का भला नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी है। शर्मा जी उन लोगों के, उन सारे लोगों के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन्होंने इस देश में अपनी सारी जिंदगी गुजारी, जिन्होंने संविधान के सारे फायदे लिए और उसके बाद आज सिर्फ और सिर्फ अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में एक ऐसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं जिसके बारे में मैंने कहा कि ना नेशनल लेवल पर ना इंटरनेशनल लेवल पर भारत का गरूर, भारत की इज्जत जो मेंटेन करने में सक्सेसफुल है। शर्मा जी जैसे लोग भारतीय समाज को एक जॉम्बी समाज में बदल रहे हैं और यही सब वजह है कि दुनिया भर में हमारी इज्जत लगातार घटती जा रही है। पीयू का जो सर्वे आया था उसने बताया कि भारत उन गिने चुने देशों में है, तकरीबन इकलौता देश है जहां इजराइल के समर्थन करने वाले ज्यादा हैं। और ये ज्यादा कौन हैं? वही हैं जिनके मन में लगातार मुस्लिमों से नफरत भरती चली गई है, वरना कोई वजह नहीं है कि आप इजराइल जैसे मुल्क का सपोर्ट करें। खैर 3 लोग हमारे मारे गए हैं, 3 जहाजों पर हमला हुआ है, आगे नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी भी अमेरिका ने नहीं दी है और इसके बाद सरकार चुप है। भक्तों को अगर अभी भी लगता है कि दुनिया में डंका बज रहा है तो भक्तों का भला भगवान भी नहीं कर सकता। आपको जो लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।